नमस्कार साथियों, 5 एलिमेंट्स में आपका फिर एक बार स्वागत है। हमने कल जीव जगत की एनसीईआरटी रीडिंग और क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। आपको वो अच्छे लगे होंगे, आपकी प्रिपरेशन में ज़रूर हेल्प करेंगे। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया अध्याय नंबर 2, जीव जगत का वर्गीकरण, जिसकी हम आज करेंगे एनसीईआरटी रीडिंग। और दोस्तों, आपसे एक ख़ास अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है ताकि हम और अच्छी और नई वीडियो बना सकें। और नीट के कंटेंट भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करते रहते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वो भी ज्वाइन करें। और चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अध्याय 2, जीव जगत का वर्गीकरण। तो जीव जगत का वर्गीकरण इसमें है कि सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण में अनेक प्रयास किए हैं। वर्गीकरण के ये प्रयास वैज्ञानिक मानदंडों की जगह सहज बुद्धि पर आधारित हमारे भोजन, वस्त्र और आवास जैसी सामान्य उपयोग की वस्तुओं और आवश्यकताओं पर आधारित थे। इन प्रयासों में जीवों को वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग सर्वप्रथम अरस्तू ने किया था। उन्होंने पादपों को सरल आकारिकी लक्षणों के आधार पर वृक्ष, झाड़ी और शाक में वर्गीकृत किया था। ये क्वेश्चन है कि अरस्तु ने किसके अंदर इसको वर्गीकृत किया था, तो सर्वप्रथम इन्होंने वृक्ष, झाड़ी और शाक में वर्गीकृत किया था। जबकि उन्होंने प्राणियों का आधार वर्गीकरण का जो आधार चुना था वो लाल रक्त की उपस्थिति और अनुपस्थिति के बेस पे चुना था, उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर किया था। लीनियस के काल में सभी पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए एक द्विजगत पद्धति विकसित की गई, जिसमें उन्हें क्रमशः प्लांटी एवं एनिमलिया जगत में रखा गया। यानी प्राणी और पादपों को दो उनके लिए विकसित किए गए, पादपों को प्लांटी और प्राणियों को एनिमलिया के अंदर रखा गया था। और इस पद्धति के अनुसार यूकैरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक, एक कोशिक और बहुकोशिक तथा प्रकाश संश्लेषी तथा अप्रकाश संश्लेषी में विभेद करना संभव नहीं था। ये इसकी कमियां थी कि लिनियस की, कि इसके अनुसार यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, एक कोशिक और बहुकोशिक, प्रकाश संश्लेषी और अप्रकाश संश्लेषी, इनके अंदर विभेद अपन नहीं कर सकते थे। पादपों और प्राणियों पर आधारित ये वर्गीकरण आसान है और सरलता से समझे जाने के बावजूद बहुत से जीवधारियों को इनमें किसी भी वर्ग में रखना संभव नहीं हो पाया। इसी कारण अत्यंत लंबे समय से चली आ रही वर्गीकरण की ये द्विजगत पद्धति अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी। इसके अतिरिक्त वर्गीकरण के लिए आकारिकी के साथ साथ कोशिकीय संरचना, कोशिका भित्ति एवं लक्षण पोषण की विधि, आवास, प्रजनन की विधि या विकासीय संबंधों को भी समाहित करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। ये इम्पोर्टेंट है कि वो जो ऊपर इसने लीनियस साहब ने जो बताए थे, उससे अपन उसमें विभेदित नहीं कर पाए थे। उसके आधार पे अभी नया जो अपने को जरूरत पड़ने लगी थी वो थी कोशिका संरचना, कोशिका भित्ति के लक्षण, पोषण की विधि, आवास, प्रजनन की विधि एवं विकासीय संबंधों को समाहित करने की भी आवश्यकता थी, वो अपने को महसूस की जाने लगी थी। अंतः समय के साथ साथ सजीव के वर्गीकरण की पद्धति में अनेक परिवर्तन आए। पादप एवं प्राणी जगत में वर्गीकरण की इन कठिन पद्धतियां, जिसमें सम्मिलित समूह जीवधारियों में होने वाली परिवर्तन शामिल है, सदा ही समाविष्ट रहे। इसके अतिरिक्त जीवधारियों को विभिन्न जगत की संख्या एवं उनके लक्षणों को विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग व्याख्या की गई थी। ये कुछ पॉइंट है। अरस्तु को फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। क्या है कि अरस्तु को फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, और कैरलस लीनियस थे, उनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, और फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी भी लीनियस को कहा जाता है। 5 जीव जगत के लक्षण। 5 जीव जगत के लक्षण ये 5 जगत पद्धति के थे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इसमें लक्षण थे। कोशिका प्रकार मोनेरा में प्रोकैरियोटिक होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज रहित होती है, प्लस एमिनो अम्ल होता है। केंद्रक झिल्ली इसमें मोनेरा में अनुपस्थित होती है। काय संरचना इसकी कोशिकीय होती है। पोषण की विधि स्वपोषी होते हैं। रसायन संश्लेषी और प्रकाश संश्लेषी, परपोषी भी होते हैं, यानी मृतपोषी या परजीव दूसरों से
मरे जीवों से अपना भोजन बनाते हैं। प्रजनन की विधि इनमें संयुग्मन होता है। प्रोटिस्टा के अंदर कोशिका का प्रकार यूकैरियोटिक होता है। कोशिका भित्ति कुछ में उपस्थित होती है। केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। काय संरचना कोशिकीय होती है। पोषण की विधि स्वपोषी होती है तथा प्रपोषी भी होते हैं। प्रजनन की विधि युग्मक संलयन एवं संयुग्मन होता है। वहीं फंजाई की बात करें तो इसके अंदर यूकैरियोटिक कोशिका प्रकार होता है। कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, काइटिन युक्त होती है, सेलुलोज रहित होती है। केंद्रक झिल्ली इसमें उपस्थित होती है। काय संरचना इसकी बहुकोशिक होती है और अडर्ड ऊतक की होती है। पोषण की विधि फंजाई के अंदर परपोषी होती है और प्रजनन की विधि इसमें निषेचन से होती है। और प्लांटी की बात करें तो कोशिका प्रकार यूकैरियोटिक होता है। कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। काय संरचना ऊतक और अंग और ऊतक तंत्र में विभेदित होती है। पोषण की विधि स्वपोषी होती है। प्रजनन की विधि निषेचन होती है। एनिमलिया में कोशिका प्रकार यूकैरियोटिक होता है। कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है और केंद्रक उपस्थित होता है। काय संरचना ऊतक अंग और अंग तंत्र में विभेदित होता है। पोषण की विधि परपोषी होते हैं और इसमें प्रजनन की विधि निषेचन के द्वारा होती है। ये थोड़ा दिख नहीं रहा है, ये निषेचन के द्वारा इसमें होती है। आगे अपने पास है आगे का अपना टॉपिक सन 1969 में यानी 1969 में R.H. विटेकर द्वारा एक 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई थी। इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगतों के नाम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी व एनिमेलिया है। कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन एवं जातिवर्तीय संबंध उनके वर्गीकरण की पद्धति के प्रमुख मानदंड थे, जो तालिका में अपने ने अभी पढ़ा था। ये वाला या आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाली जो टेबल थी। अब हम 5 जगत से जुड़े कुछ मुद्दों एवं धारणाओं पर विचार करेंगे जिसके अंदर वर्गीकरण की ये पद्धति प्रभावित थी। इसमें पहले ही वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, फंजाई, मोस, फार्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को पादपों के साथ रखा गया था। इस जगत के समस्त जीवों की कोशिका में कोशिका भित्ति का उपस्थित रहना एक समानता थी। कोशिका भित्ति ये पॉइंट है, जबकि उनके अन्य लक्षण एक दूसरे से एकदम अलग थे। यानी कोशिका भित्ति उनका एक सेम था, बाकी लक्षण अलग थे। जीवन के 3 अनुक्षेत्र पत्तियों भी प्रस्तावित की गई थी, जिसमें मोनेरा जगत को 2 अनुक्षेत्रों में वर्गित किया गया था तथा सारे यूकैरियोटिक जगत को तीसरे अनुक्षेत्र में रखा गया था। अतः एक 6 जगत वर्गीकरण पद्धति भी प्रस्तावित हुई। इस पद्धति में आप विषय में उच्च क्लासों में अध्ययन करेंगे। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया को अन्य यूबैक्टीरिया जीवों के साथ वर्गीकृत कर दिया गया। इस पद्धति के अनुसार एकोशिक जीवों को बहुकोशिक जीवों के साथ वर्गीकृत कर दिया गया, जैसे क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा शैवाल। इस वर्गीकरण में कवकों जैसे परपोषी का हरित पादपों जैसे स्वपोषी के बीच भी विभेद नहीं किया गया, जबकि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन एवं हरित पादपों की सेलुलोज की बनी थी। इन्हीं लक्षणों को ध्यान से रखते हुए हम कवकों को एक अलग जगत जो फंजाई के अंतर्गत रखा गया था। सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों के साथ मोनेरा तथा एकोशिक जीवधारियों को प्रोटिस्टा जगत के अंदर रखा गया था। और प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कोशिका भित्ति युक्त क्लेमाइडोमोनास एवं क्लोरेला, जिन्हें पहले पादपों के अंतर्गत शैवाल में रखा गया था, पैरामीशियम एवं अमीबा, जिन्हें पहले प्राणी जगत के अंदर रखा गया था, उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती थी। इस प्रकार इस पद्धति में अनेक जीवधारियों को एक साथ रखा गया, जिन्हें पहले की पद्धतियों में अलग अलग रखा गया था। ऐसा वर्गीकरण के मानदंडों में परिवर्तन के कारण हुआ। इस प्रकार के परिवर्तन भविष्य में भी किए जा सकते हैं, जो लक्षणों तथा विकासीय संबंधों के प्रति हमारी समझ में सुधार पर निर्भर करेंगे। समय के साथ साथ वर्गीकरण की एक ऐसी पद्धति भी विकसित करने का प्रयास किया गया है जो न सिर्फ आकारिकी इकाई के प्रजनन संबंधी समानताओं पर आधारित हो, बल्कि जातिवर्तीय एवं विकासीय संबंधों पर भी आधारित हो। और इस अध्याय में हम विटेकर पद्धति के अंतर्गत मोनेरा, प्रोटिस्टा एवं फंजाई के लक्षणों का अध्ययन करेंगे। प्लांटी एवं एनिमेलिया जगत, जिन्हें सामान्य भाषा में पादप एवं प्राणी जगत कहते हैं, उनकी चर्चा हम आगे वाले अध्यायों में करें। तो चलिए भाई साहब स्टार्ट करते हैं मोनेरा जगत।
सबसे पहला ही पॉइंट है कि मोनेरा जगत के बारे में एक संरचना में ये सरलतम होते हैं और व्यवहार में ये जटिलतम होते हैं। ये क्वेश्चन भी है कि बहुत बार आ जाता है कि संरचना में ये सरलतम होते हैं और व्यवहार में जटिलतम होते हैं। हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी। सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। सभी बैक्टीरिया ये सूक्ष्म जीवों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं और लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया अपने को देखने को मिल सकते हैं। ये गर्म झरनों में, मरुस्थल में, बर्फ एवं गहरे समुद्र जैसे विषम एवं प्रतिकूल वास स्थानों जहाँ पर दूसरे जीव मतलब नहीं रह सकते, वहाँ पे भी अपने को ये मोनेरा के जो जीव हैं वो देखने को मिल सकते हैं और वहाँ पे ये जीवित भी रह पाते हैं। और कई बैक्टीरिया तो अन्य जीवों पर यानी दूसरे जीवों के ऊपर या उनके भीतर परजीवी के रूप में भी रहते हैं। बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर 4 समूहों में विभेदित किया गया है। गोलाकार यानी कोकस, बहुवचन में इसको कोकाई कहेंगे। छड़ाकार यानी बेसिलस, बहुवचन इसका बेसिलाई होएगा। कोमाकार के और विबरियम, जिसको विबरियो बहुवचन होएगा, एवं सर्पिलाकार यानी ये अपने को नीचे जो डायग्राम दिखा रखा है, कोकाई यानी गोल वाले, बेसिलाई यानी ये, और स्पाइरिला जो इनके कसाब भी होते हैं ये, और विबरियो ये जो कोमाकार होते हैं। ये क्वेश्चन बनता है और इस पे डायग्राम भी आ जाता है, तो आप इसको ध्यान से। और यद्यपि संरचना में बैक्टीरिया अत्यंत सरल प्रतीत होते हैं, परंतु इनका व्यवहार अत्यंत जटिल होता है। उपापचय की दृष्टि से हम अन्य जीवों से इनकी तुलना करें तो बैक्टीरिया है वो बहुत इसमें विविधता देखने को मिलती है दूसरे जीवों की तुलना में। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, भोजन अकार्बनिक पदार्थों में संश्लेषित कर सकते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी बहुपोषी अथवा रसायन संश्लेषी बहुपोषी होते हैं, अर्थात वे अपना भोजन स्वयं भी बना सकते हैं, भोजन के लिए अन्य जीवों पर भी निर्भर हो सकते हैं, या फिर मृत कार्बनिक पदार्थों पर भी निर्भर होकर अपना भोजन बना सकते हैं। अगला अपने पास टॉपिक है आद्य बैक्टीरिया, जिसके अंदर है कि ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थानों यानी जैसे अत्यंत लवणीय, बहुत गर्म झरने, जिसको इसको हेलोफी बोलेंगे लवणीय को, और गर्म झरने को थर्मो एसिडोफिलस कहेंगे, एवं कच्छ यानी मेथेनोजन में पाए जाते हैं। आद्य बैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है। यही लक्षण उन्हें प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रखने के लिए उत्तरदायी है। ये इम्पोर्टेंट है कि उनकी जो कोशिका भित्ति की संरचना होती है वो एक दूसरे से भिन्न होती है, और यही कारण है कि वो प्रतिकूल स्थितियों अवस्थाओं में भी जीवित रह सकते हैं ये। और मेथेनोजन उनके रूमिनेंट पशुओं में जैसे गाय और भैंस होती है, उनके आंत्र यानी आंत में पाए जाते हैं। इनके गोबर से मीथेन जैव गैस का उत्पादन कर सकते हैं। अगला टॉपिक अपने पास है यू बैक्टीरिया। हजारों यू बैक्टीरिया अथवा वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति हुए कसाब के द्वारा की जाती है। साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें नील हरी स्वाल भी कहते हैं, में हरित पादप की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है, अतः ये प्रकाश संश्लेषी बहुपोषी होते हैं। साइनोबैक्टीरिया एक कोशिक कॉलोनियाँ एवं तंतु में अलवणजलीय, समुद्री अथवा स्थलीय शैवाल है। इनकी कॉलोनी प्राय जेलीनुमा आवरण से ढकी रहती है, जो प्रदूषित जल में बहुत फलते फूलते हैं। बैक्टीरिया जैसे नोस्टोक एनाबिना पर्यावरण के नाइट्रोजन को टेस्टोरिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं के द्वारा स्थिर बनाए रखते हैं। बैक्टीरिया जैसे नोस्टोक एनाबिना पर्यावरण में नाइट्रोजन को टेट्रोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं के द्वारा स्थिर बनाए रखते हैं। रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देते हैं। उनमें से मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं। ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एवं सल्फर जैसे पोषकों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और परपोषी बैक्टीरिया प्रकृति में बहुलता से पाए जाते हैं और इनमें अधिकतर मनुष्य अपघटक होते हैं। इन परपोषी बैक्टीरिया में से अनेक का मनुष्य के जीवन में और उनकी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये दूध से दही बनाते हैं, लैक्टोबैसिलस प्रतिजैविकों के उत्पादन में, लेग्यूम पादप की जड़ों में और नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। और बहुत से बैक्टीरिया रोगजनक भी होते हैं, जो मनुष्य, फसलों, फार्मों, पालतू जानवर, पशुओं में हानि पहुंचाते हैं। विभिन्न बैक्टीरिया के कारण हैजा, टाइफाइड, टीटनस, ट्राइटस, कैंकर जैसी बीमारियां होती है। इधर अपने को डायग्राम दे रखा है, एक तंतुमय सवाल है जो नोस्टोक का डायग्राम, ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, डायग्राम से भी आ जाता है क्वेश्चन। ये जो अंदर वाला है इसको हेट्रोसिस्ट कहेंगे, और ये ऊपर जो इसके दे रखा है ये श्लेष्मी आच्छद है।
बैक्टीरिया प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में ये बीजाणु बनाते हैं। ये अलैंगिक प्रजनन भी करते हैं। नहीं सॉरी, ये लैंगिक प्रजनन भी करते हैं, जिसमें एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से डीएनए के द्वारा पुरातन स्थानांतरण होता है। माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा एक ऐसा जीवजाल है जिसमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती। ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है। अनेक माइकोप्लाज्मा प्राणियों और पादपों के लिए रोगजनक भी होते हैं। इधर एक डायग्राम और दे रखा है। ये एक विभक्त होता हुआ, मतलब एक बैक्टीरिया से नया बैक्टीरिया बनते हुए एक कोशिका की ऊपर वाली भित्ति, अंदर वाली कोशिका की झिल्ली है, और ये अंदर जो दिखा रखा है ये डीएनए एक से नया बन रहा है। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है प्रोटिस्टा जगत। सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिकों को प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है, परंतु इस जगत की सीमाएं ठीक तरह से निर्धारित नहीं की हो पाई है। एक जीव वैज्ञानिक के लिए जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है वही दूसरे के लिए एक पादप हो सकता है। क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, अवपंक कवक एवं प्रोटोजोआ सभी को इसी पुस्तक में हम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है, और प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य हैं वो जलीय होते हैं। यूकैरियोटिक होने के कारण इनकी कोशिकाओं में एक सुसंगठित केंद्रक होता है। एक झिल्लीबद्ध कोशिकांग भी पाए जाते हैं। कुछ प्रोटिस्टा में कसाब एवं पक्षमाप भी पाए जाते हैं। ये अलैंगिक कोशिका संलयन एवं युग्मनज यानी जाइगोट बनने की विधि के द्वारा अपना लैंगिक प्रजनन करते हैं। सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट के अंदर क्या है कि इस समूह के अंतर्गत डाइटम एवं सुनहरे शैवाल डेसिमड आते हैं। ये स्वच्छ जल एवं लवणीय पर्यावरण में पाए जाते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं तथा जल धारा के साथ निष्ठेष्ट रूप से बहते रहते हैं। और डाइटम में कोशिका भित्ति साबुनदानी की तरह इसी के अनुरूप अतिछादित दो कवच यानी साबुनदानी जिस बेस की होती है उसी के आकार की होती है। इन भित्तियों में सिलिका होती है तथा जिस कारण ये नष्ट नहीं होती। इस प्रकार मृत डाइटम अपने परिवेश में कोशिका भित्ति के अवशेष बहुत बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं। करोड़ों वर्षों में जमा हुए अवशेष को डाइटमी मृदा कहते हैं। कण में होने के कारण इस मृदा का उपयोग पॉलिश करने, तेलों में, सिरप के निस्यंदन में होता है। ये समुद्र के मुख्य उत्पाद है। ये क्वेश्चन बनता है समुद्र के मुख्य उत्पाद क्या है, और इसका यूज पॉलिश करने में, तेलों में, सिरप के निस्यंदन में होता है। ये अपना क्राइसोफाइट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपने पास है डायनोफ्लैजिलेट्स। ये जीवधारी मुख्यतः समुद्री प्रकाश संश्लेषी है। इसमें उपस्थित प्रमुख वर्णकों में आधार पीले, हरे, भूरे, नीले एवं लाल दिखते हैं। इनकी कोशिका भित्ति के बाह्य सतह पर सेल्यूलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती है। अधिकतर डायनोफ्लैजिलेट में दो कसाब होते हैं, जिसमें से एक लंबवत तथा दूसरा अनुप्रस्थ रूप से भित्ति पट्टिकाओं के बीच में खांच को उपस्थित होता है। प्राय लाल डायनोफ्लैजिलेट की संख्या में विस्फोट होता है, जिससे समुद्र में लाल जल का रंग का बड़ी मात्रा में लाल दिखने लगता है, लाल तरंगे नजर आने लगती है। इतनी बड़ी संख्या में जीव से निकले जीव विष के कारण मछलियां अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। उदाहरण के लिए अपन देख सकते हैं गोनियोलैक्स। एक अपने को इधर भी डायग्राम दे रखा है, और ये डायग्राम है डायनोफ्लैजिलेट्स का है, और ये डायग्राम अपने को नीचे वाला यूग्लिना का है। अभी है यूग्लिनोइड। इनमें से अधिकांश स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी हैं जो स्थिर जल में पाए जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेलिकल होती है जो इनकी संरचना को लचीला बनाती है। इनमें दो कसाब होते हैं, जिनमें एक छोटा सा, एक दूसरा लंबा होता है। यद्यपि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषी होती है, लेकिन सूर्य के प्रकाश नहीं होने पर ये दूसरे सूक्ष्म जीवधारियों का शिकार कर परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। आश्चर्यजनक रूप से यूग्लिनोइड में पाए जाने वाले ये वर्णक उच्च पादपों में उपस्थित वर्णकों के समान होते हैं। उदाहरण के लिए यूग्लिनी का डायग्राम ये रहा। नेक्स्ट है अपंक कवक। अपंक कवक मृतपोषी प्रोटिस्टा है। ये सड़ती हुई टहनियाँ पत्तों के साथ गति करते हैं, जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये समूह बनाते हैं जो कई फीट तक लंबाई का हो सकता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बिखर कर सिरों में बीजाणु युक्त फलनकाई बनाते हैं। इन बीजाणुओं का परिक्षेपण वायु के साथ होता है। ये डायग्राम रहा अपंक कवक का। नेक्स्ट अपने पास है प्रोटोजोआ। सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं जो परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में रहते हैं। ये प्राणियों के पुरातन संबंधी हैं। प्रोटोजोआ को चार प्रमुख भागों में बांटा गया है। अमीबीय प्रोटोजोआ ये जीवधारी स्वच्छ जल, समुद्री जल तथा नम मृदा में पाए जाते हैं। ये अपने कूटपादों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं
और इनके समुद्री प्रकारों की सतह पर सिलिका के कवच होते हैं। इनमें से कुछ जैसे एंट अमीबी परजीवी होते हैं। ये वाला डायग्राम इसी का है। ये पैरामीशियम का डायग्राम दे रखा है अपने। कसाबी प्रोटोजोआ, इस समूह के सदस्य स्वच्छंद अथवा परजीवी होते हैं। इनके शरीर पर कसाब पाया जाता है। परजीवी कसाबी प्रोटोजोआ बीमारी के कारण है जिनसे निद्रालु व्याधि नाम की बीमारी होती है। इम्पोर्टेंट है, निद्रालु व्याधि होती है। इसे प्रोटोजोआ है जो कसाबी प्रोटोजोआ है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं ट्रिपेनोसोमा। और अगला है पक्षमार्बी प्रोटोजोआ। ये जलीय अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवदालियाँ हैं क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पक्षमार्ब पाए जाते हैं। इनमें एक गुहा यानी गर्शिका होती है जो कि कोशिका की सतह को बाहर की तरफ खुलती है। पक्षमार्बों की लयबद्ध गति के कारण जल में पूरित भोजन गलेट की तरफ भेज दिया जाता है। उदाहरण इसका पैरामीशियम जो पहले अपने डायग्राम देखा था। अगला है अपने पास स्पोरोजोआ। इस समूह में वे विविध प्रकार के जीवदाली होते हैं। विविध जीवदाली आती है जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है। इनमें सबसे कुख्यात प्लाज्मोडियम मलेरिया जो मलेरिया फैलाता है वो प्लाज्मोडियम प्रजाति है जिनके कारण मानव की जनसंख्या पर आघात पहुंचता है। यानी मलेरिया जो फैलाता है प्लाज्मोडियम उसका है। और अगला अपने पास आएगा। और फंजाई में ऐसा है कि परपोषी जीव में फंजाई कवक का जीव जगत के विशेष अद्भुत स्थान है। इनकी आकारिकी स्थावास स्थानों में बहुत विभिन्नता होती है। आपने नम रोटी के टुकड़े और सड़े हुए फूले हुए देखा होगा। जो रोटी पे रोटी जो बासी हो जाती है उस पे आ जाता है जो वाइट, वो कवक होता है। सामान्यतः छत्रक यानी मशरूम, कुकुरमुटा यानी टोडस्टूल भी फंजाई है। सरसों की पत्तियों पर स्थित सफ़ेद धब्बे परजीवी फंजाई के कारण होते हैं। और कुछ एक कोशिकीय फंजाई जैसी ईस्ट का उपयोग रोटी और बियर बनाने में किया जाता है। इम्पोर्टेंट जो ये अपने ने हाईलाइट कर रखे हैं वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अन्य फंजाई पौधों तथा जंतुओं में रोगों के कारण भी बनते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं में कीट रोग पक्सिनिया के कारण होता है। कुछ फंगल जैसे पेनिसिलियम से प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का निर्माण होता है। फंजाई विश्वव्यापी है और ये हवा, जल, मिट्टी के साथ जंतु एवं पौधों पर पाए जाते हैं। ये गर्म नम स्थानों पर सरलता से उग जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने भोजन को रेफ्रिजरेटर फ्रीज में रखते हैं? क्यों रखते हैं? हाँ, हम अपने भोजन को बैक्टीरिया या फंजाई के कारण ख़राब होने से बचाने के लिए फ्रीज में रखते हैं क्योंकि वहाँ पे ये थोड़े सेफ रह जाते हैं। फंजाई तंतुमयी है लेकिन ईस्ट जो एक कोशिक है इसका अपवाद है। ये लंबी पतली धागे की तरह की संरचना होती है जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु के जाल को कवक जाल कहते हैं यानी माइसीलियम कहते हैं। कुछ कवक तंतु सतह नलिकाकार होते हैं और इनमें बहुकेंद्रित कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म भरा होता है जिन्हें संकोशिकी कवक तंतु कहते हैं। अन्य कवक तंतु में पट्टिए होते हैं। और फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन एवं पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। अधिकांश फंजाई परपोषी होते हैं। ये मृत बस्टेटर्स से घुलनशील एवं कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर लेती है। अतः हम इन्हें मृत जीवी कहते हैं। जो फंजाई एवं संजीवी पौधों तथा जंतुओं पर निर्भर करती है उन्हें हम परजीवी कहते हैं। यानी जो मृत घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर लेती है उसे मृतजीवी कहते हैं। और जो सजीव पौधों तथा जंतुओं पर निर्भर करते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। ये शैवाल तथा लाइकेन के साथ तथा उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बनाकर भी रह सकते हैं। ऐसी फंजाई सहजीवी कहलाती है। जो शैवाल तथा लाइकेन के साथ उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बनाकर जो रहते हैं ना उन्हें आप सहजीवी कहलाती है। फंजाई में जनन कायिक खंडन, विखंडन तथा मुकुलन विधि के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन बीजाणु जिन्हें कोनिडिया कहते हैं अथवा दानी बीजाणु अथवा चल बीजाणु के द्वारा होता है। लैंगिक जनन निषिक्तांड यानी ऊस्पोरा एस्कस बीजाणु तथा बेसिडियम बीजाणु के द्वारा होता है। विन बीजाणु सुस्पष्ट संरचनाओं में उत्पन्न होते हैं जिन्हें फलनकाय कहते हैं। लैंगिक चक्कर में निम्नलिखित 3 सोपान होते हैं, 3 प्रक्रम होते हैं। नंबर पहला होता है 2 चल अथवा अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होता है। इस क्रिया को प्लेज्मोगेमी कहते हैं। नंबर 2 का है 2 केंद्रकों का संलयन होता है जिसे केंद्रक संलयन कहते हैं। और नंबर 3 है युग्मनज में
मियोसिस, युग्मनज में मियोसिस के कारण अगुणित बीजाणु बनता है। लैंगिक जनन में संयोज्य संगम के दौरान दो अगुणित कवक तंतु पास पास आते हैं और संलित हो जाते हैं। कुछ फंजाई में दो गुणित कोशिका संलयन के तुरंत बाद एक द्विगुणित यानी 2n कोशिका बन जाती है। यद्यपि अन्य फंजाई एस्कोमाइसिटीज में एक मध्यवर्ती द्विकेंद्र की अवस्था n+n यानी 2n अवस्था एक कोशिका में दो केंद्रक बनते हैं। ऐसी परिस्थिति को केंद्रक युग्मक कहते हैं तथा इस अवस्था को फंगस की द्विकेंद्रक प्रावस्था कहते हैं। बाद में पेत्रक केंद्रक संलयन हो जाते हैं और कोशिका द्विगुणित बन जाती है। फंजाई फलनकाय बनाती है जिसे न्यूनीकरण कवक जाल की न्यूनीकरण विभाजन होता है जिसके कारण अगुणित बीजाणु बनते हैं। कवक जाल को आकारिकीय बीजाणु बनने तथा फलनकाय बनने की विधि जगत को विभिन्न वर्गों में विभक्त करने का आधार बनते हैं। यानी अगुणित बीजाणु बनते हैं और कवक जाल की आकारिकी बीजाणु बनने तथा फलनकाय बनने की विधि जगत को विभिन्न वर्गों में विभक्त करने का आधार बनते हैं। और अभी है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज जलीय आवासों, गली सड़ी लकड़ी, नम तथा सीलन भरे वास स्थानों जैसे पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। कवक जाल अपटीय तथा बहुकेंद्रीय होता है। अलैंगिक जनन चल बीजाणु अथवा अचल बीजाणु द्वारा होता है। ये बीजाणु दानी में अंतर्जातीय उत्पन्न होते हैं। दो युग्मकों के संलयन से युग्माणु बनते हैं। इन युग्मकों की आकारिकी एक जैसी समयुग्मकता अथवा विभिन्न असमयुग्म और विषम समयुग्म की हो सकती है। इन्हें इसके सामान्य उदाहरण हैं म्यूकर राइजोपस यानी रोटी के कवक पहले ही बता चुके हैं तथा एल्बुगो सरसों पर परजीवी फंजाई है। और अगला है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज के अंदर है, इसमें सबसे सामान्यतः थैली फंजाई भी कहते हैं। विरेल पाए जाने वाले एस्कोमाइसिटीज एक कोशिकीय जैसे ईस्ट स्केरोमाइसीज के अलावा बहुकोशिक जैसे पेनिसिलियम होती है। ये मृतजीवी अपघटक परजीवी अथवा समलरागी, ये इधर डायग्राम दे रखा है, ये अपने पास डायग्राम है, एग्रीकस का है। और अलैंगिक बीजाणु है उसको आप कोनिडिया कहते हैं और लैंगिक बीजाणु है उसको एस्कस कहते हैं। और जो पीछे था उस पर उगने वाली होते हैं। और कवक जाल शाखिस्ता पटीय होता है। अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया होते हैं जो विशिष्ट कवक जाल जैसे कोनिडियम धर कहते हैं पर बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। कोनिडिया अंकुरित होकर कवक जाल बनाते हैं। लैंगिक बीजाणु को एस्कस बीजाणु कहते हैं। ये बीजाणु थैलेमस एस्कस में अंतर जातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। ये एसआई यानी एक वचन में इसको एस्कस विभिन्न प्रकार की फलनकाय में लगी रहती है जिन्हें एस्को कार्प कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं एस्पिजल्लस यानी क्लेविसेप्स तथा न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा का उपयोग जैव रासायनिक तथा आनुवंशिक प्रयोगों में बहुत किया जाता है। इस कारण ये पादप जगत के ड्रोसोफिला के समान प्रसिद्ध है। इस जगत में आने वाले मोरिल तथा ट्रफल खाने योग्य होते हैं और इन्हें यानी स्वादिष्ट भोजन समझा जाता है। बेसिडोमाइसीडियम इसका है। बेसिडोमाइसिटीज के अंदर अपने को है कि ज्ञात सामान्य प्रकार के मशरूम, ब्रिकेस्ट फंजाई, पफ बॉल हैं। ये मिट्टी में वृक्ष के मोटे उसमें तने में तथा सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं जैसे कीट तथा स्मट। कवकजाल शाखित तथा पटीय होता है। इनमें अलैंगिक बीजाणु प्राय नहीं होते। लैंगिकायिक जनन खंडन विधि के द्वारा बहुत ही सामान्य है। इनमें लैंगिक जनन नहीं होता लेकिन प्लाज्मोगेमी विभिन्न स्ट्रेनों वाली दो कायिक है। इनमें लैंगिक अंग भी नहीं होते लेकिन इनमें प्लाज्मोगेमी विभिन्न और कोशिका अथवा जीन प्रारूप के संलयन से होती है। इनमें बनने वाली संरचना द्विकेंद्र की होती है जिनमें अंततः बेसिडियम बनते हैं। बेसिडियम में केंद्रक जो संलयन है वो कैरियोगेमी तथा मियोसिस होता है जिसके कारण 4 बेसिडियम बीजाणु बनते हैं। बेसिडियम पर बहिर्जात उत्पन्न होते हैं। बेसिडियम फलनकाय में लगे रहते हैं जिन्हें बेसिडियो कार्प कहते हैं। इनके कुछ सामान्य उदाहरण हैं एग्रिस यानी मशरूम जो चित्र 2.5 में अपने देखा था, आस्टिलेगो यानी कंड और पक्सिनिया यानी कीट फंगस है। अगला अपने पास है ड्यूटेरोमाइसिटीज। इन्हें प्राय अपूर्ण कवक भी कहते हैं क्योंकि इनकी केवल अलैंगिक अथवा
कायिक प्रवस्था ही ज्ञात हो पाई है। जब हम फंजाई की लैंगिक अवस्था की खोज हो जाती है तब उसमें उचित वर्ग में रख दिया जाता है। ये भी संभव है कि अलैंगिकता कायिक प्रवस्था को एक ही नाम दे दिया गया हो और उन्हें ड्यूटेरोमाइसीटीज के साथ भी रख दिया गया हो और लैंगिक प्रवस्था को दूसरे वर्ग में। बाद में जब हमें अनुबंधों यानी कड़ी का पता लगा तो फंजाई को उचित पहचान हो गई, तब उन्हें ड्यूटेरोमाइसीटीज से निकाल दिया हो और एक बार उन्हें ड्यूटेरोमाइसीटीज के सदस्यों का उचित यानी लैंगिक अवस्था का पता लग गया हो, तब उन्हें एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज में सम्मिलित कर लेते हैं। ड्यूटेरोमाइसीटीज है वो केवल अलैंगिक बीजाणु जिन्हें कोनिडिया कहते हैं से जनन करते हैं। इसके कवक जाल पट्टीय अथवा शाकित होते हैं। इसमें कुछ सदस्य मर्त्योपजीवी अथवा परजीवी होते हैं, लेकिन उनके अधिकांश सदस्य जो हैं वो अपशिष्ट के अपघटक होते हैं और खनिज के चक्रण में सहायता करते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं वो अल्टरनिनोरिया है, कोलियोट्रोटकम है, ट्राइकोडर्मा है। अगला अपने पास है प्लांट किंगडम यानी पादप जगत। पादप जगत में वे सभी जीव आते हैं जो यूकैरियोटिक है और जिनमें क्लोरोफिल होता है। ऐसे जीवों को पादप कहते हैं। इनमें कुछ पादप जैसे कीट बक्षी भी होते हैं, परजीवी आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं। ब्लेडरवर्ट स्टाविनस फ्लाईट्रेप कीट बक्षी पौधों को आंशिक रूप से विषमपोषी कहते हैं। और ब्लेडवर्ट स्टाविनस फ्लाईट्रेप कीट बक्षी पौधों के और अमरबेल यानी कसकूटा परजीवी के उदाहरण हैं। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज की बनी होती है और इसी संरचना के बारे में हम विस्तृत से आगे जो अध्याय नंबर 3 आएगा, चैप्टर 3 में हम अध्ययन करेंगे। प्लांटी जगत में शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म आते हैं। और आगे अपने पास है कि पादप के जीवन चक्र में दो सुस्पष्ट अवस्थाएं होती है, द्विगुणित बीजाणु उद्भिद तथा अगुणित युग्मोद्भिद। इन दोनों में पीढ़ी एकांतरण होता है। विभिन्न प्रकार के वर्गों में अगुणित तथा द्विगुणित प्रवस्थाओं की लंबाई और के अनुसार विभिन्न होती है, यानी प्रवस्था मुक्तोपजीवी अथवा दूसरों में निर्भर करती है, ये विभिन्न होती है। युग्मनज यानी 2n में मियोसिस विभाजन के द्वारा अगुणित n बीजाणु बनते हैं, यानी युग्मनज 2n में मियोसिस विभाजन जब होएगा 2n से मियोसिस होकर n बनता है। ये बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद बनाते हैं। युग्म यानी नर और मादा युग्मकोद्भिद पर बनते हैं तथा संलयन होकर पुनर्द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं। nn जो होता है वो बनके वापिस दोबारा 2n बना लेता है। युग्मनज से बीजाणु उद्भिद विकसित हो जाता है। इस प्रक्रम को हम संतति एकांतरण कहते हैं। इसको हम अध्याय 3 में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी अगला अपने पास है जंतु जगत यानी एनिमलिया किंगडम। इस जगत के जीव विषमपोषी यूकैरियोटिक हैं जो बहुकोशिक होते हैं और उनमें कोशिका भित्ति नहीं होती। ये भोजन के लिए प्रोक्ष और अप्रोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर करते हैं। ये अपने भोजन को एक आंतरिक गुहिका में पचाते हैं और इसमें क्या होता है कि भोजन को ग्लाइकोजन अथवा वसा के रूप में भी संग्रह करते हैं और इसमें प्राणी संपोषण अर्थात भोजन को अंतर्ग्रहण करता है और वृद्धि का एक निश्चित पैटर्न होता है। वृद्धि कैसे होती है और वे पूर्ण वयस्क जीव बन जाते हैं, यानी जैसे जैसे वृद्धि होती है वैसे पूर्ण, जिसकी सुस्पष्ट आकृति एवं माप होती है। उच्च कोटि के जीव में विस्तृत संवेदीता तंत्रिका प्रेरक क्रियाविधि विकसित होती है। इनमें से अधिकांश चलन करने में सक्षम होती है। लैंगिक जनन होता है वो नर और मादा के संगम से होता है और बाद में उनमें भ्रूण का विकास होता है। संघ के विभिन्न मुख्य विलक्षणों का विस्तृत वर्णन अध्याय 4 यानी एनिमल किंगडम में अपन देखेंगे। अभी अपने पास है विषाणु यानी वायरस, वायरोइड, प्रोसेंक यानी प्रियोन तथा लाइकेन। विटेकर द्वारा सुझाए गए 5 जगत वर्गीकरण था। लाइकेन व अकोशिक जीव जैसे वायरस, वायरोइड और प्रियोन का उल्लेख नहीं किया गया था। इनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया। हम सभी कभी न कभी जुकाम अथवा फ्लू से ग्रस्त होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इनका वायरस कैसे प्रभावित होता है? वायरस का नाम वर्गीकरण में नहीं है क्योंकि ये वास्तविक जीवन नहीं है। यदि हम ये जानते हैं कि सजीव की कोशिका संरचना होती है, ये ऊपर डायग्राम भी दे रखा है, ये इसमें RNA है और ये कैप्सिड है और इधर भी एक दे रखा है जीवाणुभोजी का, जो इम्पोर्टेंट है। दोनों डायग्राम, सारे डायग्राम NCERT के इम्पोर्टेंट है। ये
इसका शीर्ष है, ये इसकी कॉलर है, ये आच्छद है और ये इसकी जो टांगे सी दे रखी है तंतुपूछ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिनकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर रवैयेदार होती है। एक बार हम कोशिका को संक्रमित कर देते हैं तब ये मेजबान कोशिका की मशीनरी का उपयोग, अपनी सेल की मशीनरी का उपयोग करके उसकी प्रतिकॉपी फोटोकॉपी बनाते रहते हैं और मेजबान को मार देते हैं और उस पर अपना कब्जा कर लेते हैं। यानी वायरस बाहर से आएगा, अपनी सेल के फोटोकॉपी मशीन को खुद कब्जा करेगा और अपनी बीमारियों की, अपने कीटाणुओं की फोटोकॉपी अपने शरीर में भेजता रहेगा, आप बीमार होते रहेंगे। आगे है कि वायरस का अर्थ एक विष अथवा विषैला तरल है। ये साइंटिस्ट का नाम है डिमित्री इवानोवस्की। 1892 ने तंबाकू के मोजे के रोगाणु को पहचाना था जिन्हें वायरस नाम दिया गया था। इनका माप बैक्टीरिया से भी छोटा था क्योंकि ये नए बैक्टीरिया प्रूफ जो फिल्टर था उससे भी ये नहीं पकड़े गए थे। एम.डब्ल्यू. बेजेरिनिक के 1898 में पाया गया संक्रमित तंबाकू के पौधों का रस स्वस्थ तंबाकू का जो पौधे का रस है उसको भी पौधों को भी संक्रमित कर सके। यानी जो संक्रमित था उसका रस अगर स्वस्थ पे आ जाए तो वो भी संक्रमित हो जाएगा। और उन्होंने इस तरल को कंटेजियम वाइनम फ्लूइड्स यानी संक्रामक जीवित तरल कहा। W.M. स्टानले 1953 का एक अलग साइंटिस्ट है ने बताया वायरस को रवैयेदार बनाया जा सकता है और इसे रवैये में मुख्यतः प्रोटीन होता है। इसके रवैये में मुख्यतः प्रोटीन होता है। वे अपनी विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं। यानी अपने जो सेल की जो मशीनरी है उससे बाहर निकल दे तो वो निष्क्रिय होते हैं। और वायरस है वो अविकल्पी परजीवी है। इंपॉर्टेंट लाइन है, वायरस अविकल्पी परजीवी है। और वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ भी होता है जो आरएनए तथा डीएनए हो सकता है। किसी भी वायरस में आरएनए अथवा डीएनए दोनों नहीं होते, एक होता है आरएनए अथवा डीएनए। वायरस केंद्रकीय प्रोटीन यानी न्यूक्लियो प्रोटीन और इसका आनुवंशिक पदार्थ संक्रामक होता है। प्राय सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाली आरएनए होता है और सभी तंतु वायरस में एक अथवा दोहरी लड़ी यानी डबल लड़ी आरएनए अथवा डीएनए होता है। बैक्टीरियल वायरस अथवा जीवाणुभोजी प्राय दोहरी लड़ी। बैक्टीरियल वायरस अथवा जीवाणुभोजी है वो दोहरी लड़ी वाले डीएनए वायरस होते हैं। प्रोटीन के आवरण यानी अस्त्र को कैपिसिड कहते हैं। प्रोटीन के आवरण होता है उसको आप कैपिसिड कहते हैं। और ये छोटी छोटी उप इकाइयों जैसे पेटिकोशक यानी कैप्सोमियर कहते हैं से मिलकर बनता है। कैपिसिड न्यूक्लिक एसिड को संरक्षित करता है और पेटिकाशक कुंडलिनी अथवा बहुफलक ज्यामिति के रूप में लगे रहते हैं। वायरस में मम्पस, चेचक, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा नामक रोग होते हैं। मनुष्यों में एड्स होता है, वो भी वायरस के कारण होता है, काफ़ी गंभीर बीमारी है। पौधों में मोजेके बनाना, पत्तियों का मुड़ना, कुंचन, पोला होना, सिरा स्पष्टा बोना अथवा अवरुद्ध होने वाली जो बीमारी पौधों की भी होती है वो भी वायरस से लगभग होती है। अगला है अपने पास वायरॉइड। 1971 में टीओडाइनर ने एक नया संक्रामक कारक खोजा जो वायरस से भी छोटा था, जिसके कारण पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर के नाम से एक रोग होता था। वायरॉइडों में आरएनए तथा प्रोटीन आवरण यानी जो वायरस में पाए जाते हैं उनका अभाव होता है। वायरॉइड में होता है वो आरएनए तथा प्रोटीन आवरण जो वायरस में पाए जाते हैं वो इसमें नहीं होते, इसलिए वायरॉइड के नाम से जाने लगा। वायरॉइड में आरएनए का आणविक भार कम होता है। वायरॉइड में आरएनए का आणविक भार होता है वो कम होता है। अगला अपने पास है प्रोशंक यानी प्रियोन। आधुनिक शिक्षा में कुछ संक्रामक न्यूरोलॉजिकल बीमारियां असामान्य रूप से फोल्ड प्रोटीन वाली कारकों के द्वारा प्रेषित पाई गई। इन कारकों का कार्य वायरस के लगभग समान होता है। इन कारकों को प्रोशंक कहा गया। प्रोशंक के द्वारा प्राणियों में होने वाली सबसे उल्लेखनीय बीमारियों के अंदर था बोवाइन स्पंजिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, जिन्हें आमतौर पर हम मवेशियों में मेड काऊ रोग कहा जाता है। मवेशियों में होता है मेड काऊ रोग, आमतौर पर आप कहते हैं, ये इसके प्रियोन से होता है। और मनुष्यों में इसका सबसे सामान्य प्रकार है जेकब रोग। मनुष्यों में जेकब रोग और मवेशियों में मेड काऊ, जो ये दोनों बीमारियां होती है प्रोशंक से होती है और इसका आकार लगभग वायरस के समान होता है। वायरॉइड का था वो वायरस से कम था और उसमें जो उसके अंदर था
वायरस में था उसकी कुछ चीज़ों के अभाव भी था। और अगला है लाइकेन। लाइकेन शैवाल तथा कवक में सहजीवी सहवास यानी पारस्परिक उपयोगी सहवास है। शैवाल के घटक को शैवालांश तथा कवक के घटक को माइक्रोवायलेंट यानी कवकांश कहते हैं, जो क्रमशः स्वपोषी तथा परपोषी होते हैं। शैवाल कवक यानी फंजाई के लिए भोजन संश्लेषित करता है। शैवाल फंजाई के लिए भोजन संश्लेषित करता है और कवक शैवाल के लिए आश्रय देता है। शैवाल है वो कवक को भोजन देता है और कवक शैवाल को रहने के लिए जगह देता है, आश्रय देता है तथा खनिज तथा जल का अवशोषण करता है। इनका सहवास इतना घनिष्ठ होता है यानी दोस्ती पक्की होती है। और यदि प्रकृति में लाइकेन को देखें तो अनुमान लगाना असंभव है। इनमें से 2 विभिन्न जीव हैं। लाइकेन प्रदूषक के अच्छे संकेतक हैं। वे प्रदूषण वाले स्थानों में नहीं उगते, यानी जहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा होता है वहाँ पे ये लाइकेन नहीं पाई जाती। इसका आगे चैप्टर में इवोल्यूशन में कुछ बताया गया है, वहाँ भी आप पढ़ेंगे। तो हमने अभी जीव जगत का वर्गीकरण जो अध्याय है, अध्याय नंबर 2, वो हमने पूरा कर लिया है। और हमने लिविंग वर्ड भी अपने ने पहले वाली क्लास में पूरा कर दिया। उसके क्वेश्चन आंसर भी अपने ने लगा लिए थे। इसके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस की अगली वीडियो हम लेके आएंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें थोड़ा अच्छा लगता है और हम और अच्छे से वीडियो बनाते हैं, ताकि हमें भी लगता रहे भी दर्शकों को वीडियो अच्छी लग रही है और आपका प्यार हमें मिल रहा है। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।